हेलो, आई एम आदित्य प्रकाश उपाध्याय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। ठीक है। एपोप्टोसिस वर्ड सुनते के साथ मन में आता है कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि सेल का डेथ जो हो रहा है वो प्रोग्राम वे भी रेगुलेटेड मैनर में होता है। बट कहीं कहीं एपोप्टोसिस को सिनोनिमसली प्रोग्राम सेल डेथ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आपको क्लियर कर दे कि एपोप्टोसिस ही सिर्फ प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं। कुछ नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं, जैसे कि ऑटोफैगी, नेक्रोप्टोसिस एक्सेट्रा। अब एपोप्टोसिस में होता क्या है, इवेंट क्या क्या होता है, तो इसमें सेल का सिंकिंग होता है। सबसे पहले सेल का सिंकिंग होगा तो क्या होगा कि सेल का साइज कम होगा और साइटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है। फिर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन जिसको पिक्नोसिस बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन को कैरियोहेक्सिस बोलते हैं। ये इनिशियल स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस में हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेब करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्लीडिंग होगा और इस प्रोसेस को बडिंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। ये इवेंट करके सेल का डेथ होता है। ठीक है। अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें इंफ्लामेटरी सब्सटेंस का रिलीज नहीं होता है। कोई भी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस यहाँ रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है। कोई भी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज, यानी इसके अगल बगल वाले सेल को कोई दिक्कत नहीं होता है। बट वहीं पे एक सेल डेथ आता है जिस जो इंजरी के द्वारा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। इसमें क्या होगा कि सेल डेथ तो ये होता है इंजरी के द्वारा, बट यहाँ पर सेल बर्स्ट होगा और इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज हो जाएंगे इंटरस्टिशियल सेल भी, यानी उसके अगल बगल वाले सेल को भी प्रॉब्लम होगा सेल डेथ होने से। ये माना जाता था पहले कि ये अनरेगुलेटेड होता है, यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग काम नहीं करता। बट अब रिसेंट स्टडी में देखा गया है कि नेक्रोसिस भी जो इंजरी के द्वारा डेथ हो रहा है वो भी प्रोग्राम वे में होता है, रेगुलेटेड मैनर में हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग नेक्रोप्टोसिस कहते हैं। जिस प्रोसेस में प्रोग्राम नेक्रोसिस हो उसको बोलते हैं नेक्रोप्टोसिस। ठीक है। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस के बारे में बात करें तो ये प्रोटीएज एक प्रोटीएज है जिसके पास प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है, जिसका नाम है कैस्पेज। अब कैस्पेज नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टीन रेसिड्यू को, एएसपी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस्पार्टेट रेसिड्यू को। अब क्या है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, ये है क्या कैस्पेज? तो सी जो सिस्टीन है ये एक्चुअली इस प्रोटीन के कैटालिटिक साइट पे वो अमाइनो एसिड होता है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन के सी टर्मिनल पे एस्पार्टेट रेसिड्यू को कट करेगा। ठीक है। इसलिए सिस्टीन एस्पार्टेट मिलाकर कैस्पेज। ठीक है। ये प्रोग्राम सेल डेथ में तो हेल्प कर ही रहा है, कुछ नॉन सेल डेथ एक्टिविटी भी इसका रिपोर्ट किया गया है, जैसे प्रोलिफरेशन, ट्यूमर सप्रेशन एक्सेट्रा। ये इनके दो क्लास है, एपोप्टोटिक कैस्पेजेज और इन्फ्लामेटरी कैस्पेजेज। फर्दर इनके अलग अलग नाम है, जैसे कैस्पेजेज 2, कैस्पेजेज 3, कैस्पेजेज 7, कैस्पेजेज 8, ये सब एपोप्टोटिक है। कुछ इन्फ्लामेटरी है जैसे कैस्पेजेज 1, कैस्पेजेज 4, कैस्पेजेज 5, कैस्पेजेज 11 एक्सेट्रा। ये सब इन्फ्लामेटरी है। फिर एपोप्टोटिक कैस्पेजेज को फर्दर डिवाइड किया गया है इंट्रिंसिक कैस्पेजेज में और एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेज में। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक कैस्पेजेज जो होता है वहां पर क्या होगा ना कि क्लीवेज के द्वारा ये एक्टिवेट होता है। सॉरी, इंट्रिंसिक कैस्पेजेज जो होता है वो डाइमराइजेशन के द्वारा एक्टिवेट होगा, यानी दो कैस्पेज आकर मिलेंगे तब एक्टिवेट होगा। वही एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेज जो है वो क्लीवेज के द्वारा, यानी कैस्पेज में अगर क्लीविंग हो रहा है तब वो एक्टिवेट होगा। ठीक है। फर्दर कैप्टोटिक दो पाथवे के द्वारा चलते हैं, जैसे कि आपके इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब क्या होगा कि कुछ प्रो एपोप्टोटिक लाइगेंड जैसे FASL, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेटेज लाइगेंड जो है वो आके FAS यानी फैटी एसिड सिंथेटेज रिसेप्टर, जिसको डेथ रिसेप्टर भी बोलते हैं, उससे बाइंड करता है। ठीक है। डेथ लाइगेंड जो है डेथ रिसेप्टर से बाइंड किया। डेथ रिसेप्टर जो है यानी FAS वो FADD से एसोसिएटेड है, मतलब कि FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन से एसोसिएटेड है। ठीक है। ये है ये है आपका FADD इससे एसोसिएटेड है। ये क्या करेगा, ये फर्दर इसका ये भी इसके अंदर भी दो डोमेन होते हैं, एक होते हैं डेड डोमेन, एक होते हैं डेड इफेक्टर डोमेन। जो डेड इफेक्टर डोमेन होते हैं वो फर्दर क्या होते हैं, प्रो कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करते बनाते हैं कैस्पेज 8। कैस्पेज 8 क्या करेगा, प्रो कैस्पेज 3, प्रो कैस्पेज 6 या प्रो कैस्पेज 7 को एक्टिवेट करके बनाएगा कैस्पेज 3, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। और फिर सेल का होगा एपोप्टोसिस, सेल उसके बाद क्या होगा, डेथ होगा। यहाँ पर FADD जो है इसका फुल फॉर्म होता है फैटी एसिड फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है।
FAS यानी फैटी एसिड सिंथेसेज रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है TNF बीटा फैमिली के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंट्रिंसिक पाथवे। कुछ इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि सेलुलर स्ट्रेस के कारण ये डेथ होता है। सेलुलर स्ट्रेस मतलब कि सेल DNA डैमेज हो गया या फिर ग्रोथ फैक्टर का डेप्रिसिएशन हो गया, इन सब के कारण कुछ सेलुलर डैमेज ये सब रहेगा, सेलुलर स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल के आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी से जो साइटोक्रोम C है वो रिलीज होगा, ठीक है। अब साइटोक्रोम C जो रिलीज हुआ ये ऐसे नहीं हो रही, ये रिलीज होते के साथ क्या करेगा कि ये PAF1 एक एडेप्टर प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा। अब ये PAF1 अकेले काम नहीं करता, वो उसके जैसे 6 अलग अलग यूनिट आके उससे बाइंड करेंगे, ठीक है। और वो बाइंड करके बनाते हैं एपेप्टोसोम। एपेप्टोसोम फिर फर्दर प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेट करवाता है, प्रोकैस्पेज 9 से कैस्पेज 9 बनाया। अब कैस्पेज 9 वो जो क्या करेगा प्रोकैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में एक्टिवेट करवाएगा और फिर लास्टली जाकर सेल का होगा एपोप्टोसिस, सेल डेथ होगा। ये था आपका आज का टॉपिक। धन्यवाद, थैंक यू।